अस्सलाम वालेकुम गाइस। इंट्रोडक्शन टू लॉजिक से रिलेटेड जी हमारा लेक्चर 17 है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हम फ्लो चार्ट को किस तरह से ड्रॉ करते हैं, जो कि साइलोजिस्टिक फैलेसीज और रूल्स के अकॉर्डिंगली फ्लो चार्ट है उसको हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। और इसमें ये बताया जाता है कि आर्गूमेंट किस तरह से वैलिड होता है या इनवैलिड होता है। अगर उसमें कोई भी फैलेसी नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो वैलिड होता है, और अगर उसमें फैलेसी कोई भी अक्कर हो जाती है, कोई एक भी फैलेसी अक्कर हो जाती है, इट्स मीन कि वो इनवैलिड है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चेक करते हैं वो मैं आज इस फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताऊंगी। सबसे पहले कोई भी आर्गूमेंट होता है, साइलोजिज्म होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके प्रीमिसेस और उसके कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके दो प्रीमिसेस और कंक्लूजन, उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट वन स्टेप जो है, जो हमने डिसीजन मेक करना है, यानी देखना है कि क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है, उसमें है कि आर्गूमेंट में 3 टर्म्स होंगी। अगर क्या आर्गूमेंट में 3 टर्म्स हैं, अगर आर्गूमेंट में 3 टर्म्स हैं, इट्स मीन के नेक्स्ट रूल पे जाएंगे हम। और अगर आर्गूमेंट में 3 टर्म्स नहीं है, मोर देन 3 टर्म्स हैं या लेस देन 3 टर्म्स हैं, तो इसका मतलब है कि फैलेसी होगी। कौन सी फैलेसी? फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स होगी, और वो आर्गूमेंट जो होगा वो इनवैलिड होगा। सबसे फर्स्ट वन जो हमने रूल है वो है कि 3 टर्म्स हैं क्या, क्या आप किसी आर्गूमेंट में 3 टर्म्स हैं, अगर 3 टर्म्स हैं तो ठीक है, फिर तो वैलिड है। अगर 3 टर्म्स नहीं है तो फिर फैलेसी होती है, और फैलेसी का जो नाम है वो फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स है। इट्स मीन कि आर्गूमेंट क्या है, इनवैलिड है। अगर फर्स्ट रूल जो है दिस वन अगर हमारे पास करेक्ट है तो फिर हम नेक्स्ट वन पे जाएंगे। अगर ये ओके है तो फिर हम इस पे जाएंगे कि इज़ मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट वंस। ठीक है, अगर मिडल टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है तो फिर हम नेक्स्ट वन पे जाएंगे। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती तो फिर क्या होगा कि फैलेसी होगी, जिस फैलेसी को हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म। इसका मतलब है कि ये आर्गूमेंट हमारे पास यहाँ पे आके इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मिडल टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो फिर हम नेक्स्ट वन पे जाएंगे। नेक्स्ट वन रूल जो कि है इस मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन। क्या मेजर टर्म जो है वो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट होता है? अगर जो मेजर टर्म वो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम देखेंगे क्या मेजर टर्म जो है वो मेजर प्रीमिस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर मेजर टर्म जो है वो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और वो प्रीमिस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, तो फिर हमारे पास आएगी फैलेसी, जिसको हम फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर कहते हैं, जो कि इनवैलिड आर्गूमेंट को बताती है। यानी अगर फैलेसी अक्कर होगी तो ऑटोमेटिकली जो आर्गूमेंट होगा वो इनवैलिड होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात करते हैं कि मेजर टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कंक्लूजन में नहीं हो रही है, तो फिर हम इसमें नहीं, मेजर प्रीमिस में चेक नहीं करेंगे। अगर कंक्लूजन में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है तो फिर मेजर प्रीमिस के लिए हम चेक नहीं करेंगे, हम सीधा नेक्स्ट वन रूल पे आ जाएंगे। क्या माइनर जो है, माइनर टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कंक्लूजन में? अगर माइनर टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कंक्लूजन में तो फिर हम ये देखेंगे कि माइनर टर्म जो है वो माइनर प्रीमिस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अगर माइनर टर्म माइनर कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है लेकिन माइनर प्रीमिस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, फिर हमारे पास फैलेसी आ जाएगी, फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर, जो कि ये बताती है कि आर्गूमेंट क्या है, इनवैलिड हो गया है। लेकिन अगर जो माइनर टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है कंक्लूजन में, वो कंक्लूजन में अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है तो फिर हम माइनर प्रीमिस में नहीं देखेंगे माइनर टर्म को। ठीक है, सबसे पहले हमने माइनर टर्म को कंक्लूजन में देखना है, जिस तरह से हमने मेजर टर्म को पहले कंक्लूजन में देखा था। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो फिर हम देखेंगे क्या वो मेजर प्रीमिस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और बिल्कुल इसी तरह हम माइनर टर्म को सबसे पहले कंक्लूजन में देखेंगे क्या वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है तो फिर हम ये नहीं देखेंगे कि माइनर टर्म जो है वो माइनर प्रीमिस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या नहीं, क्योंकि अगर वो कंक्लूजन में ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही तो फिर हम नेक्स्ट वन रूल पे जाएंगे। अगर नो है तो फिर हम नेक्स्ट वन रूल पे जाएंगे। और नेक्स्ट वन रूल क्या है कि आर देयर 2 नेगेटिव प्रीमिसेस। मतलब क्या हमारे पास साइलोजिज्म के दोनों प्रीमिसेस जो है क्या वो नेगेटिव हैं? अगर वो नेगेटिव होंगी तो हमारे पास एक फैलेसी आ जाएगी, यानी अगर वो यस है तो फैलेसी होगी फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमिस। मीन्स के दोनों प्रीमिस जो है वो नेगेटिव हैं, तो हमारे पास जो आर्गूमेंट है वो इनवैलिड है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जो दोनों प्रीमिसेस हैं वो नेगेटिव नहीं है, उनमें से कोई पॉजिटिव भी है, अगर वो नो है ये ऑप्शन, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, इज अफर्मेटिव कंक्लूजन। क्या जो हमारा प्रीमिसेस से जो कंक्लूजन ड्रॉ हमने किया है क्या वो अफर्मेटिव है, मींस पॉजिटिव है? अगर वो अफर्मेटिव है तो क्या हम देखेंगे क्या उसमें प्रीमिस कोई नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि नेगेटिव अगर कोई भी प्रीमिस नेगेटिव होगी तो उससे अफर्मेटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा। इसलिए पहले हमने क्या किया कि कंक्लूजन को देखा है क्या वो अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो हम देखेंगे कि क्या कोई प्रीमिस नेगेटिव तो नहीं है। लेकिन अगर प्रीमिस नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव प्रीमिस से हमने अफर्मेटिव कंक्लूजन ड्रॉ किया है, जो कि राइट नहीं है, जो कि रॉन्ग है। इसकी वजह से हमारे पास एक फैलेसी
रहेगी जिसको हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ अफर्मेटिव, ड्राइंग एन अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम द नेगेटिव प्रीमिस, यानी नेगेटिव प्रीमिस से हम जब अफर्मेटिव कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये फैलेसी आती है। इसका मतलब है कि ये आर्गूमेंट हमारे पास यहाँ पे इनवैलिड है। लेकिन अगर हमारे पास जो कंक्लूजन है वो अफर्मेटिव नहीं है, वो नेगेटिव ही है, नेगेटिव प्रीमिस से हमारे पास नेगेटिव कंक्लूजन आया है, तो फिर हम नीचे आ जाएंगे नेक्स्ट रूल की तरफ। इस पर्टिकुलर कंक्लूजन, क्या जो कंक्लूजन हमारे पास पर्टिकुलर है, क्योंकि ये हम लास्ट वन जो 6 फैलेसी है, 6 रूल है, उसको देखने जा रहे हैं कि सबसे पहले वो कह रहा है कि इस पर्टिकुलर कंक्लूजन के क्या हमारे पास जो कंक्लूजन है वो पर्टिकुलर है। अगर वो पर्टिकुलर है तो फिर हम देखेंगे क्या उसका जो प्रीमिसेस हैं वो भी पर्टिकुलर हैं। अगर प्रीमिसेस भी हमारे पास पर्टिकुलर हैं तो फिर यस, मतलब ओके, मींस क्या है कि हमने जो 6 रूल था वो क्या था कि यूनिवर्सल, अगर हमारे पास 2 प्रीमिसेस यूनिवर्सल होंगी तो उससे जो ड्रॉ होगा कंक्लूजन वो भी यूनिवर्सल होगा। और अगर हमारे पास जो प्रीमिसेस होंगी वो पर्टिकुलर होंगी तो यूनिवर्सल कंक्लूजन नहीं ड्रॉ होगा, बल्कि जो कंक्लूजन ड्रॉ होगा वो भी पर्टिकुलर ही होगा। मतलब पर्टिकुलर प्रीमिसेस से पर्टिकुलर कंक्लूजन ड्रॉ होगा, यूनिवर्सल प्रीमिसेस से यूनिवर्सल कंक्लूजन ड्रॉ होगा। इस रूल के अकॉर्डिंगली ये चीज़ है कि इस पर्टिकुलर कंक्लूजन के क्या हमारे पास जो कंक्लूजन है वो पर्टिकुलर है। अगर हमारे पास जो कंक्लूजन है वो पर्टिकुलर है तो क्या जो प्रीमिसेस हैं वो भी पर्टिकुलर हैं। अगर प्रीमिसेस से पर्टिकुलर हैं, मतलब प्रीमिसेस पर्टिकुलर प्रीमिसेस से पर्टिकुलर कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है, तो फिर हम कह देंगे कि यस, कोई भी एरर हमारे पास या कोई भी फैलेसी अक्कर नहीं हुई और आर्गुमेंट वैलिड है। लेकिन अगर हमारे पास पर्टिकुलर प्रीमिसेस नहीं है, मतलब यूनिवर्सल प्रीमिसेस हैं और उससे हमने पर्टिकुलर कंक्लूजन ड्रॉ किया है, फिर हमारे पास फैलेसी आ जाएगी एक्सिस्टेंशियल फैलेसी। एक्सिस्टेंशियल फैलेसी जो है ये रूल 6 की फैलेसी होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर 2 यूनिवर्सल हमारे पास प्रीमिसेस हैं, उसमें से अगर हम कोई पर्टिकुलर ड्रॉ करते हैं, पर्टिकुलर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं किसी भी यूनिवर्सल प्रीमिसेस में से, तो हमारे पास एक फैलेसी होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सिस्टेंशियल फैलेसी। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सिस्टेंशियल फैलेसी आ जाएगी जो कि आर्गुमेंट को इनवैलिड बना देगी। लेकिन अगर हमारे पास कंक्लूजन ही पर्टिकुलर नहीं है तो हम नीचे को मूव कर देंगे कि मतलब ये ऑप्शन है ही नहीं है, ये रूल की वो बात कर ही नहीं रहा कि अगर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास कंक्लूजन पर्टिकुलर होगा तो फिर हम देखेंगे क्या प्रीमिसेस भी पर्टिकुलर है। लेकिन अगर कंक्लूजन ही पर्टिकुलर नहीं है तो फिर हम नीचे आ जाएंगे नो करके कि हमारे पास कंक्लूजन पर्टिकुलर नहीं है, कि कोई भी फॉर्मल फैलेसीज नहीं अक्कर हो रही और जो आर्गुमेंट है हमारे पास वैलिड है। इस फ्लो चार्ट में हमने देखा कि हम रूल्स अप्लाई करते हैं, दिस वन द फर्स्ट रूल, दिस वन द सेकंड रूल। इन दिस वे हम क्या करते हैं, रूल्स अप्लाई करते हैं। और अगर क्या ये रूल हमारे पास फुलफिल होते हैं तो हम नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। मीन्स अगर ये रूल हमारे पास फुलफिल हुआ था फिर हम नेक्स्ट रूल की तरफ मूव किया था हमने। लेकिन अगर ये रूल ही हमारे पास फुलफिल नहीं हुआ, इसी के अगेंस्ट हो गया, इस मीन फैलेसी आ गई, मतलब ये रूल हमारे पास फुलफिल नहीं हुआ, ये रूल हमारे पास गलत हो गया, इसके अगेंस्ट साबित हो गया, फिर हम क्या करेंगे कि फिर हमारे पास एक फैलेसी आ जाएगी जो कि उस रूल को फॉलो करती होगी। मतलब इस रूल के अगेंस्ट जो भी फैलेसी होती है, जैसे कि रूल 1 है ये, और रूल 1 में हमारे पास फैलेसी है, फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स, तो हमारे पास ये वाली फैलेसी आ गई जो कि आर्गुमेंट को इनवैलिड बना देती है। हमारे पास यहीं पे काम खत्म हो जाएगा, हम नेक्स्ट रूल पे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम बस रूल 1 जो है वो फुलफिल हो रहा है, फिर हम रूल 2 पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या रूल 2 हमारे पास फुलफिल हो रहा है। अगर ये नहीं हो रहा, इट्स मीन इसमें फैलेसी आ रही है, तो फैलेसी आएगी तो यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा, यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये हमारे पास रूल फुलफिल हो रहा है रूल 2, फिर हम रूल 3 पे जाएंगे। इन दिस वे हम क्या करेंगे, रूल 1, रूल 2, 3, 4, 5 एंड 6 के 6 रूल्स को हम चेक करेंगे किसी भी आर्गुमेंट को वैलिड या इनवैलिड चेक करने के लिए, क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है। और अगर उसमें कोई भी मतलब रूल में अगर कोई भी फैलेसी नहीं आई, मतलब दिस वन एंड दिस वन, इस चीज़ के 6 फैलेसीज अगर हमारे पास नहीं आई है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो आर्गुमेंट है वो वैलिड है, उसमें कोई भी फैलेसी अक्कर नहीं हुई। लेकिन अगर कोई एक भी फैलेसी आ गई, फॉर एग्जांपल अगर ये फैलेसी आ गई है और पहली कोई भी फैलेसी अक्कर नहीं हुई और यहाँ पे आके फैलेसी आ गई है, तो हमारा फ्लोट चार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा कि यहाँ पे फैलेसी आ गई है, नेक्स्ट रूल की तरफ हम मूव नहीं करेंगे। लेकिन अगर फैलेसीज नहीं आ रही और रूल क्या है फुलफिल हुए जा रहे हैं, तो फिर लास्ट वन जो हमारे पास है वो क्या है कि फॉर्मल फैलेसी कोई भी नहीं हुई और रूल और जो आर्गुमेंट है हमारा वो वैलिड है। इट्स मीन कि हमारे पास आर्गुमेंट वैलिड है। लेकिन अगर कोई भी फैलेसी हमारे पास अक्कर हो जाए, चाहे वो फर्स्ट फैलेसी हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, कोई भी फैलेसी अगर हमारे पास अक्कर हो गया, इट्स मीन कि हम बस आर्गुमेंट जो है वो इनवैलिड है और फ्लो चार्ट वहीं पे आकर एंड हो जाएगा, आगे मूव नहीं करेगा। दिस इज़ द फ्लो चार्ट जो हम साइलोजिज्म को इनवैलिड या वैलिड चेक करने के लिए
ये वाला मेथड भी अप्लाई करते हैं। एक तो हम करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। हम मतलब अगर कोई भी फैलेसी अकर हो रही है तो वो इनवैलिड है, अगर फैलेसी अकर नहीं हो रही है, अगर कोई भी फैलेसी अकर नहीं हो रही किसी भी आर्गूमेंट में, इट्स मीन कि वो आर्गूमेंट हमारे पास वैलिड है। अगर व्यूवर्स आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको कुछ मटेरियल ज़्यादा चाहिए या आपको कुछ समझ नहीं आ रही है या आपको कुछ डिटेल में चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं रिपीट करूँ और बातों को ज़्यादा क्लियरली आपको समझाऊँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो आने वाली वीडियो आप तक पहुँचेगी और जिससे आपके पेपर्स में आपके मार्क्स अटेन करने के लिए और आपका एक गुड इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप करने के लिए। क्योंकि देखिए कि हमेशा हमारे पढ़ने का मकसद ये नहीं होता कि हमारे मार्क्स अच्छे आएँ, बल्कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होनी चाहिए। हम भी किसी भी चीज़ में हमें कमांड होनी चाहिए। मतलब अगर लॉजिक का सब्जेक्ट है तो हमें इतना खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि लॉजिक का कोई भी क्वेश्चन आए तो वो मुझसे मिस नहीं हो सकता, क्योंकि लॉजिक तो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। इट इज़ द मोस्ट ईजी सब्जेक्ट इन द IT। तो अगर लॉजिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ आए तो मुझसे मिस नहीं होनी चाहिए। इस सब्जेक्ट्स को कवर करने के बाद हमें इतना खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि लॉजिक में से हमें पूरे के पूरे मार्क्स लेने हैं। पूरे के पूरे मार्क्स लेने का ये मतलब नहीं है कि हमें अपनी क्लास फेलो से आगे जाना है, बल्कि पूरे के पूरे मार्क्स लेने का ये मतलब है कि हमें कितनी कमांड है अपने सब्जेक्ट पे, लॉजिक पे हमें कितनी कमांड है, हमें इस बात पे फोकस करना है। जो चीज़ हमने अंडरस्टैंड की है क्या वो हमें अंडरस्टैंड हुई है या नहीं, या हमने बस उससे जान छुड़वाने के लिए उसको थोड़ा बहुत सरसरी निगाह से देखा और आगे चल पड़े हैं। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना गाइस। जो चीज़ आप समझ रहे हैं उसे अच्छे से समझिए, और जो चीज़ नहीं, जो कंसेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि जिसका कंसेप्ट आपको ना आए और आप रट्टा ना लगाएं। क्योंकि लॉजिक में हमेशा लॉजिकली क्वेश्चंस आते हैं। वैसे ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसलिए बहुत ही ईजी है, लेकिन इसमें लॉजिकली क्वेश्चंस आते हैं। आपको आप देखेंगे हम डिफरेंट जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसमें मैं आपको बताऊँगी किस किस तरह के क्वेश्चंस आ भी सकते हैं पेपर्स में। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पैटर्न वो सेम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो। ये ज़रूर होता है कि वेन डायग्राम में से आपको 20 क्वेश्चंस आ जाएं, आपको साइलोजिज्म में से में इतने क्वेश्चंस आ जाएं, लेकिन वो क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो आपके बुक में से क्वेश्चंस हो। तो उन क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है उसके लिए आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, चीज़ों को समझना ज़रूरी है, उनके कंसेप्ट लेना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंड हो जाए, इनके कंसेप्ट ले लें हम, तो इट्स मीन कि इट इज़ वेरी इजी टू अटेम्प्ट अ पेपर। लेकिन अगर हम रट्टा लगा रहे हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन इसमें यूँ करना है, अच्छा ये क्वेश्चन इसमें यूँ करना है, इट्स मीन इट इज़ रट्टा। और रट्टा में हमारे पास मार्क्स तो आज आ सकते हैं, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। लेकिन जब हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है तो हमारे मार्क्स लेना भी आसान है, इंटरव्यूज़ में भी हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि इंटरव्यूज़ में भी आपको देखा कि आपका रट्टा नहीं चलता। आपके लॉजिकल क्वेश्चन और क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल के आपसे पूछ रहे होते हैं कि मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने किसी क्वेश्चन का जवाब दिया है तो उस क्वेश्चन के जवाब में से ही नेक्स्ट क्वेश्चन वो निकालेंगे। लेकिन आपने कोई रट्टा सुना दिया, रट्टे में से तो 100 क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो लेकिन आपको तो उसके बारे में कुछ नहीं पता, आपने तो जिस डेफिनेशन का रट्टा मारा था उस रट्टे के बारे में तो आपको नहीं पता कि आपने रट्टे में भी कौन से वर्ड्स यूज़ किए थे। इसलिए जब चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करते हैं, उनमें जो टर्म्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इट इज़ रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। जज़ाकल्लाह।